प्रश्न तो नहीं है, इससे ज़्यादा कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। छोटी छोटी बात मैं आपके सामने उकेर रहा हूँ, यही छोटे छोटे प्रश्न हैं। आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो, आप उन लोगों के पिछलग्गू हो, आप अपने बहुजनों के महापुरुषों को जानना नहीं चाहते, आप अपनी जातियों का वैभव और गौरव को समझना नहीं चाहते, आप अपने विचार को खो दे रहे हो जातियों में बट बट के। कितने एससी है जो ओबीसी का सपोर्ट करना चाहते हैं, और कितने ओबीसी है जो एससी का सपोर्ट करना चाहते हैं, ये मुझे बता दो। अब मेरी जात ऊंची है, ये छोटा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, यही सब बातें चलती रहती दिन रात। कभी कोई दुखी होता है तो लोग हंसते हैं, अपनी जाति समाज के लोगों के साथ कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है तो मेरा वर्ग नहीं है, मेरी जाति नहीं है करके दूर हट जाते हैं। आपको आंदोलन करना सीखना चाहिए, आपको नीति निर्धारक बनना सीखना चाहिए। कैसे नीति निर्धारक बनोगे? शासन सत्ता पाना है तभी तो नीति निर्धारक बनोगे। आप अपने, अभी ये बार है यहाँ पर, सेंट्रल बार जस्ट बाजू में है, कितने ऐसे दलित भाई हैं जो अध्यक्ष बन पाए हैं? कितनी बार कोई अध्यक्ष बन पाए हैं? कितने लोग हैं कि कोई दलित भाई खड़ा हो जाते तो हमारे सर खड़े होते हैं, नाम में थोड़ा भूल गए यहीं पर जो है, कितने लोग, अशोक जी, कितने लोग उनको वोट देते हो? बताएं मुझे। कोई वोट नहीं देता। कैसे होगा? आप अपने लोगों को कब समझोगे? कब आप संयुक्त रूप से एक होगे? कब आडंबर युक्त जो व्यवस्था है देश दुनिया में चल रही उससे कैसे दूर होगे? कब पूजा पद्धति को आप छोड़ोगे? कब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनोगे? यहां तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के जो है हिंदू धर्म का त्याग कर दिया था। आप अपने धर्म का त्याग कब करेंगे? कब विचार कर रहे हो आपकी जो है बुद्ध को हमको स्वीकार करना है? मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता, ये हमारे द्वारा बुना ही जाल है जिसमें हम खुद फंसे हुए हैं। मैं किसी ब्राह्मण को दोष नहीं देना चाहता, मैं किसी ठाकुर को दोष नहीं देना चाहता, मैं किसी कायस्थ को दोष नहीं देना चाहता। ये दोष हमारा खुद का है। हमारी संख्या को हम क्यों नहीं महत्व देते हैं? आज तो लोकतंत्र है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारत का संविधान बनाया उससे बड़ा और उससे सुसंस्कृत संविधान पूरे विश्व का कोई नहीं है, तो उसको समझने की आवश्यकता है। कालांतर पर बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं। मैं इस पर हमारे यादव साहब का जो है ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि सर, नई शिक्षा नीति पर भी आपके विचार जरूर आने चाहिए इस मंच से, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि ये नई शिक्षा नीति की आड़ में क्या किया जा रहा है, थोड़ा आप हमको बताएं। एक नॉट फाउंड सुटेबल का मुद्दा आपने सुना होगा, आजकल यूनिवर्सिटियों में बहुत बोलबाला इसका चल रहा है। बताइए, कोई ओबीसी का बच्चा है, कोई एससी का बच्चा है, कोई आदिवासी का बच्चा है, वो नॉट फाउंड सुटेबल। ये ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाले लोगों को इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हो गया है कि पैदा होते से ही पूजनीय हो जाते हैं? और हमारे जैसे जो विद्वान लोग हैं एसटी एससी ओबीसी के, वो पूजनीय नहीं होते। कभी आपको कह दिया जाएगा कि सिंगल पोस्ट है, सिंगल एलिजिबल है, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा। कभी आपको कहा जाएगा कि आप एसटी एससी ओबीसी से है तो नॉट फाउंड सुटेबल, आप सुटेबल नहीं पाए गए। अरे बताइए, जब आप लोगों के बच्चे बुद्धिजीवी नहीं बन पाएंगे तो कौन, कैसे हमारा प्रतिनिधित्व कोई करेगा? इस विषय पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। रोजगार के अवसर की बात हम लोग करते हैं, एसटी एससी ओबीसी को हम रिजर्वेशन के दायरे में देखते हैं। आजकल एक नया शिगुफा कुछ दिनों से चल रहा है, विगत वर्षों से चल रहा है, ईडब्ल्यूएस। इस ईडब्ल्यूएस में आर्थिक लोगों को आरक्षण की बात कही गई, तो आर्थिक पिछड़े लोग तो एसटी एससी ओबीसी के भी हैं, तो क्या इन लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? उस दायरे में भी मिलना चाहिए, मगर नहीं,
उसमें केवल सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है। ये एक धोखा किया जा रहा है। और आप कितने लोग हैं जिन्होंने EWS के विरोध में कभी कहीं रास्ते पर आंदोलन किया है? मुझे बताएं आप लोगों में से कौन है जिसने EWS के ऊपर आरक्षण के पर जो है आंदोलन किया है? एक दो से काम नहीं चलेगा। हम अपने आप को जो है आदिवासी, SC और ST के रूप में बांट लेते हैं, OBC के रूप में बांट लेते हैं। जब विषय को और बात को नहीं समझते हैं तो वहीं जो ब्राह्मण, ठाकुर और कायस्थ वर्ग के लोग हैं वो इस देश पे राज कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। अभी एक भाई साहब यहाँ पर बैठ के जो है संविधान की धाराएं गिनाने लगे थे। देखो ये पुस्तक है ना, मैं लॉ वाला हूँ। पुस्तकों का महत्व वहीं तक है कि उसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं, व्यवहार में कितनी है उस पर बात करिए। और व्यवहार में कैसे आएगी जब हमारे लोग शासन सत्ता में आते तो वो कितने व्यवहारिक हैं उस पर बात करिए। हमारे ST SC OBC के कितने प्रतिनिधि इस समय संसद में हैं, लोकसभा में हैं, विधानसभा में हैं, बात करिए। और उनका कितना फर्ज है इस हमारे ST SC OBC समुदाय के प्रति उस पर भी बात करिए। क्या उन लोगों की जबान और चोंच नहीं खुलती है संसद में? क्या मोदी सरकार में कोई ST SC OBC नहीं है जो हमारे अधिकारों की सुरक्षा कर सके, हमारे बाबा साहब के संविधान की ईंट को मजबूती से पकड़ सके? और जो गिरने वाला जो भवन है संविधान लुढ़कने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये लोग हिलाने में लगे हुए हैं दूसरा वर्ग, तो क्या उसको संभालने का उत्तरदायित्व किसका है? इस पर भी तो सोचें। संसद में बैठे वो लोगों का उत्तरदायित्व है। न्यायपालिका पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। कॉलेजियम सिस्टम एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा रहा है। इस देश में न्यायपालिका में कुछ पर्टिकुलर वर्गों का प्रभुत्व रहा है पहले से। आप देखिए जाके उच्चतम न्यायालय में कितने हमारे वर्ग के लोग बैठे हैं, उस पर आप कौन विचार करेगा? यहाँ तो बहुत सारे सम्मानीय अधिवक्तागण हैं। आप लोगों से क्या छुपाना, आप तो रग रग से वाकिफ हैं, आप तो विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं। न्यायाधीश को भी पाठ आप ही लोग पढ़ाते तब उसका जजमेंट आता है। तो क्या कॉलेजियम पर बात नहीं होनी चाहिए क्या? जो जिस वर्ग से आता उस वर्ग के प्रति न्याय करने लगता है, दूसरे वर्गों को धोखा देता है, क्या ये बात किसी से छुपी हुई है क्या? ये प्रश्न उठते हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। कुछ दिन पहले SC वर्ग को क्रिमिनल में डाला जा रहा था जैसे OBC को डालते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने आंदोलन किया? जरा हाथ खड़ा करें। क्रिमिनल की अवधारणा में SC वर्ग को डाला जा रहा था, कितने लोग हैं? उस आंदोलन में किसने प्रोटेस्ट किया? वो अपना हाथ खड़ा करें। 2 4 10 हाथ दिख रहे हैं। चलिए, कुछ तो संख्या है कि आपने आंदोलन को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की। जान रहे हो, बस 1 मिनट और लेना चाहता हूँ लास्ट का, फिर मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि ऑर्डर हो गया पीछे से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि षड्यंत्र चल रहा देश में, हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो रही है। हम नहीं कहते कि आप हिंदू राष्ट्र मत बनाइए, बना लीजिए अपना हिंदू राष्ट्र, मगर हमारे जो हक और हकूक है, 85% के हक और हकूक है, उनके अधिकारों को आपको प्रदान करना होगा। हमारी भागीदारी होनी चाहिए, हमारा पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम 15% लोगों से अपना प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं, गजब की बात है। हमसे लोगों को प्रतिनिधित्व मांगना चाहिए था, आज हम लोगों से प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं, ये शर्म की बात है। हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। अंबेडकर साहब ने कितनी बार कहा संघर्ष करो, ये करो, वो करो, संगठित रहो, फलाना रहो। तब समझोगे नारा ही बस लगाओगे क्या? कब तक नारा लगाओगे भाई? समझोगे भी बात को? नारा लगा के आप लोग जो है परेशान हैं, समझते हैं नहीं। अभी महाकुंभ में जाके सब लोग गंगा नहा लिए हो, गजब बात करते हो, हमको मूर्ख बनाते हो। एक विषय और है, इसमें हमारे यादव जी का जवाब मुझे चाहिए। ईवीएम पर इस समय किसकी क्या सोच बनती है?
हमारा प्रतिनिधित्व क्यों घट रहा है, ईवीएम मशीन में क्या छेड़खानी हो रही है। हम लोग वोट डालते हैं बसपा को और वोट चल जाता भाजपा को। ये कोई ना कहे कि ये राजनीतिक विषय है, ये एक मतदाता का दुख है। हर विषय जो है समाज से जुड़ा हुआ विषय है। हमारे लोग क्यों नहीं आ रहे, प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर रहे हैं। आज क्या कमी पड़ गई है कि आज बहन जी की सरकार नहीं है। बाय द वे, क्यों नहीं होना चाहिए उनकी सरकार, क्यों नहीं अखिलेश यादव की सरकार होनी चाहिए। इस विषय पर भी प्रश्न चिन्ह होना चाहिए कि ईवीएम पर कब बहस करेगी कांग्रेस, कब बहस करेगी अन्य पार्टियां। ये एक मतदाता का प्रश्न है, ये आप लोगों का प्रश्न है, ये लोकतंत्र का प्रश्न है। कब न्यायपालिका इस पर विचार करेगी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हम लोगों को मिला हुआ है। संविधान की पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मगर मैं सभी हमारे गणमान्य अधिवक्ताओं से, माताओं बहनों से, हमारे आयोजक मंडल से ये कहना चाहता हूँ, चरमरा रही है पूरी व्यवस्था। चूँकि मैं सामान्य वक्ता हूँ, हमारे विशेष अधिवक्ता मौजूद हैं यहाँ पर, अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। मुझे लिमिटेशन में कहना चाहिए, इसलिए सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।